दोस्तों, ये बात हमें हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों द्वारा हमेशा से ही बताई जाती है कि महाभारत कितना वैज्ञानिक था। उसमें अपनाई गई युद्ध नीतियाँ कितनी वैज्ञानिक और कुशल थी। लेकिन दोस्तों, आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के जरिए से कि किस तरह से महाभारत में अपनाई गई युद्ध नीतियाँ वाकई में वैज्ञानिक और साइंस पर आधारित थी। दोस्तों, हमें महाभारत में कई सारे व्यूहों का वर्णन मिलता है। युद्ध भूमि में दोनों तरफ के सेनापति सैनिकों को एक विशिष्ट स्थान में स्थित करते हैं और उसे व्यूह रचना कहते हैं। व्यूह आक्रामक और बचावात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सभी व्यूहों की रचना इस प्रकार से की जाती है कि अगर युद्ध में कोई बड़ा योद्धा या फिर सेनापति वीरगति को प्राप्त हो जाए तो उसकी जगह दूसरा सेनापति ले लेता है और व्यूह को फिर से बना लेता है। किसी भी व्यूह का नामकरण उसे आसमान से देखे जाने पर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर गरुड़ व्यूह को आसमान से देखा जाए तो सभी सैनिक गरुड़ पक्षी के आकार में खड़े दिखाई देते थे। प्राचीन काल में जब युद्ध होता था उस समय दोनों पक्ष अपनी सेना को क्रौंच, सर्प, गरुड़ और चक्रव्यूह जैसे व्यूह में रचना करते थे। सभी प्रकार के घातक युद्ध में चक्रव्यूह को सबसे ज्यादा घातक माना जाता था। पौराणिक युद्ध कुशलता में चक्रव्यूह एक ऐसा युद्ध कौशल था जिसमें कई प्रकार के योद्धा अपने आप को फंसा लेते थे। दोस्तों, जिसमें कई प्रकार के योद्धा यदि अपने आप को फंसा लेते थे तो वहां से बाहर निकल पाना उनके लिए नामुमकिन के बराबर हो जाता था। जितने भी सैनिक चक्रव्यूह में रहते थे वो निरंतर रूप से हिलते रहते थे। यदि आकाश से चक्रव्यूह को देखा जाए तो वो एक चक्र के समान घूमता हुआ नजर आता था। यदि चक्रव्यूह की रचना के बारे में बात करें तो वो 7 सुरक्षा पंक्ति में बटा हुआ होता था। चक्रव्यूह में पहली पंक्ति में सभी सैनिक निरंतर रूप से घूमते थे जो कम युद्ध कौशल वाले सैनिक माने जाते थे। दोस्तों, चक्रव्यूह के दूसरे पंक्ति में पहले पंक्ति के मुकाबले थोड़े बेहतर और युद्ध कौशल में अच्छे सैनिकों को तैनात किया जाता था और जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे छठे पंक्ति में पहले और दूसरे पंक्ति के सैनिकों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर और युद्ध कौशल में निपुण सैनिकों को तैनात किया जाता था। चक्रव्यूह के अंतिम एवं 7वें पंक्ति में बहुत बड़े बड़े बलशाली एवं ताकतवर योद्धाओं को तैनात किया जाता था ताकि यदि कोई 7वीं पंक्ति तक आ भी जाता है तो वो 7वीं पंक्ति से चक्रव्यूह से बाहर जिंदा वापस ना जा सके। और दोस्तों, अगर बात करें महाभारत के बारे में तो कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने जब चक्रव्यूह की रचना की थी तो उन्होंने 7वीं पंक्ति में अपने अलावा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे बड़े बड़े महारथियों को खड़ा किया था। आचार्य द्रोणाचार्य ने महाभारत में चक्रव्यूह की रचना महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की थी। भगवद गीता के अनुसार चक्रव्यूह को केवल वही योद्धा तोड़ पाता था जिसके पास कुशल युद्ध नीति के साथ साथ एक धनुर्धारी का भी बेहतर ज्ञान हो। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि जब एक कुशल योद्धा चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करता है तो वो अपने बाहर निकलने का भी प्रवेश द्वार बना लेता है। एक निपुण योद्धा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता था कि चक्रव्यूह का बाहरी हिस्सा बहुत ही कमजोर है क्योंकि वहां पर सैनिकों की संख्या अंदर के घनत्व के हिसाब से कम होती है। चक्रव्यूह को भेदने के लिए ये आवश्यक है कि अंदर के ज़्यादा घनत्व वाले सैनिकों को बाहर की ओर धकेला जाए जिससे अंदर के ज़्यादा घनत्व वाले सैनिकों की संख्या में गिरावट आ सके। ऐसा करने के लिए एक योद्धा को बाहर के ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को मारना चाहता था ताकि बाहर निकलने के लिए वहाँ एक रास्ता बना जा सके और अंदर के ज़्यादा घनत्व वाले सैनिकों से कम लड़ा जा सके। इसके अतिरिक्त एक कुशल योद्धा ये बात भली भांति जानता है कि चक्रव्यूह में बाहर निकलने के लिए एक रास्ता होता है जो कि बाहर निकलने के लिए बिल्कुल खाली होता है। तो दोस्तों, इस तरह की चक्रव्यूह की संरचना की जाती थी। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और विज्ञान में काफ़ी ज़्यादा प्रगति भी हो चुकी है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद हम इस तरह की युद्ध नीतियों को नहीं अपना सकते। और दोस्तों, इसी तरह की युद्ध नीतियों को अपनाकर हमारे पूर्वजों ने इस तरह का इतिहास रचा था। तो दोस्तों, हमारे पूर्वजों के बारे में, इस कुशल युद्ध नीति के बारे में हमारा बनाया गया ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा यह हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के वीडियोस जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।